नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पैरामाउंट कोचिंग में। आज हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ उनसे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जितने भी साथी अभी तक जुड़ चुके हैं सबका मोस्ट वेलकम है। और एक बात याद रखिएगा, क्लास देखने से पहले क्लास को शेयर जरूर कर देना, ताकि अपने दोस्तों यारों को भी भला कर सको। तो चलिए भाई, शुरुआत करते हैं करंट की। हमारे पहले टॉपिक देख लेते हैं कि आज के सेशन में हम किन किन मुद्दों पर, किन किन टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स के वेटेज की जब हम बात करते हैं, तो चाहे एसएससी का एग्जाम, सीजीएल का दे रहे हो या किसी भी वनडे एग्जाम की बात करते हैं, तो उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि करंट अफेयर को हम ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स के साथ भी कैसे जोड़कर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पहले टॉपिक की बात करते हैं, जिसमें है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट रेलॉस। तो अभी हाल ही में भारत और रशिया के बीच जो रेलॉस समझौता हुआ था, उसको एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। जो फरवरी में समझौता होता है, वो अप्रैल में क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी कि उसको लागू कर दिया जाता है। ये रेलॉस समझौता हमारे लिए उस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भारत और अमेरिका दोनों के बीच में तनातनी चल रही है, या कह सकते हैं दोनों के बीच में जो संबंध जिसे हम बहुत मधुर मानकर चल रहे थे, वो इस समय बहुत ज्यादा सॉफ्टली हमको देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो दूसरा टॉपिक या दूसरा हमारी करंट अफेयर होने वाली है विश्व सूत्र के नाम से। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा विश्व सूत्र पहल को लॉन्च किया गया है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमें जानना होगा कि आखिर विश्व सूत्र पहल क्या है, इसको कहां पर लॉन्च किया गया है, आखिर किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये कार्यरत है, और आखिर हमें और दुनिया को इससे क्या फायदा होने को वाला है। इसके बाद है इंडिया फर्स्ट पेट्रोग्राफी कंजर्वेशन पार्क। हम जानते हैं कि हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, तो हिस्ट्री में सोचते हैं कि भाई हिस्ट्री में क्या ही करंट आएगी, हिस्ट्री तो एक बार पढ़ ली, उसको बस रिवाइज करते हुए जाना है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है। लेकिन हिस्ट्री के बारे में भी बदलाव हो सकता है अगर कोई नई खोज हो जाए या कुछ नया इनिशिएटिव लाया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया फर्स्ट पेट्रोग्राफी कंजर्वेशन पार्क को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ इनॉग्रेट हुआ है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये आखिर होता क्या है। तो चलिए भाई, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। और सबसे पहले हम बात करते हैं भारत और रशिया के बीच हुए रेलॉस समझौते के बारे में। रेलॉस समझौता जो बेहद महत्वपूर्ण है, और उस समय महत्वपूर्ण हो जाता है जब भारत न्यूट्रल पॉलिसी अपनाकर चल रहा है अमेरिका और रशिया के बीच में। इस समय हम जानते हैं कि जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनातनी बनी हुई है, जो वॉर की स्थिति बनी हुई है, जिसमें कभी कभी सीज फायर हो जाता है, तो कभी एक दूसरे को धमकाया भी जाता है। उस स्थिति में भारत की तटस्थता बताती है कि भारत ना तो ईरान का बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है, ना ही अमेरिका का बहुत ज्यादा पक्ष ले रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो भारत और रशिया के बीच का ये रेलॉस समझौता ऐसे समय पर लागू किया गया है जब भारत को अपने लिए स्टैंड लेने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। तो थोड़ा सा रेलॉस समझौते के बारे में बात करते हैं। यह समझौता शांति और युद्ध काल में, ठीक है, शांति और युद्ध काल की बात करें, यानी कि जब बहुत ही नॉर्मल स्थिति होगी, या फिर कोई कह सकते हैं कोई स्थिति खराब हो, जैसे युद्ध वगैरह हमारा किसी देश के साथ हो जाए, कोई तनाव हमारा किसी देश के साथ हो जाए, खासतौर पे पाकिस्तान और चाइना जैसे ऐसे देश होते हैं जो हमारे लिए लगातार एक चुनौती का सामना हमको देखने को मिलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में भारत और रशिया के बीच में समझौता ये बताता है कि युद्ध और शांति के टाइम पर भी ये दोनों ही देश अपने सैन्य अड्डों पर क्या करेंगे, पारस्परिक पहुंच को बरकरार रखेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो समझ कर देखिए कि दो दोस्त हैं, और दो दोस्त अपनी जरूरत के हिसाब से एक दूसरे के सामान का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, यहां पर हम लोग सामान की बात कर रहे हैं, जिस सामान में अगर हम दो देशों के बीच की बात करते हैं तो इसमें सैन्य अड्डों की बात की जा रही है। यहां पर जब हम बात करते हैं तो इन दोनों ही देशों के बीच में समझौता हुआ है कि लगभग 3000 सैनिक, 3000 ट्रूप एक ही समय पर तैनात किए जा सकने वाले सैन्यकर्मी होंगे। याद रखिएगा, नंबरिंग से याद रखिएगा, फैक्ट्स याद रखिएगा, क्योंकि
क्योंकि एसएससी के एग्जाम में फैक्ट से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। हम लोग जो भी कन्वर्सेशन करेंगे एक जो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे वो एक स्टोरी के प्रॉपर में पढ़ेंगे, स्टोरी के हिसाब से पढ़ेंगे ताकि हमको याद रह सके। लेकिन फैक्चुअल जो भी डाटा होगा वो मेरी स्क्रीन पर आपको दिखने को मिल रहा होगा और इस स्क्रीन में जितने भी फैक्ट्स हैं उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होगी। तो याद रखिएगा, दोनों ही देश अपने 3-3 हजार सैनिकों को एक दूसरे के देश में एक समय पर उतार सकते हैं, ये समझौता हुआ है। इसके अलावा 5 युद्धपोत या वॉरशिप भी एक साथ नौसैनिक सीमा पर तैनात की जा सकती है और साथ ही साथ 10 लड़ाकू विमानों को भी दोनों ही देशों के द्वारा शांति या युद्ध काल की स्थिति में एक दूसरे के देश में तैनात किया जा सकता है। अब आप कहेंगे मैडम इसकी लेकिन जरूरत आन क्या पड़ी? देखो, हम जब रशिया और भारत की बात करते हैं तो रशिया और भारत दोनों ही बहुत ही अच्छे मित्र हैं, लेकिन बीते कुछ समय से हमने देखा है जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ और भारत ने हमेशा ही एक न्यूट्रल स्थिति को बनाकर रखा है। चाहे वो रशिया का दौरा करना हो या यूक्रेन का दौरा करना हो, भारत ने हमेशा से यही कहा है कि सभी को कूटनीतिक और वार्ता की नीति का स्थापना करना, वार्ता की नीति का पालन करना चाहिए। ऐसी स्थिति में रशिया के साथ हमारे रिश्ते मजबूत करना हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि जब भारत न्यूट्रल स्थिति अपनाता है तो रशिया का झुकाव चाइना की तरफ हो जाता है और जब रशिया का झुकाव चाइना की तरफ होता है तो हमारे लिए वो चिंता का विषय जरूर बनकर आ जाता है। जब हम बात करते हैं रेलॉ समझौते की, तो ये समझौता दोनों ही देशों की सैन्य टुकड़ियों के बीच साझा होने वाली जानकारी को मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत की आर्कटिक सागर और रशिया की प्रशांत महासागर के बीच पहुंच को और ज्यादा मजबूत करेगा। जब हम बात करते हैं ऑपरेशन एक्सटेंशन की या परिचालन विस्तार की, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस मिशन को क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको अभियानों को बनाए रख सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी चाहे पानी में हो या फिर हवाई जहाज के द्वारा जब भी कोई मिशन लॉन्च किया जाता है या किसी भी प्रकार का अभियान चलाया जाता है तो उसमें हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। खाने की जरूरत पड़ती है, रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है, रसद की जरूरत पड़ती है। जब हम इस रेलॉ समझौते की बात करते हैं तो यहां पर हम आसानी से दूसरे देश का, यानी कि भारत रशिया के जो बंदरगाह होंगे उनका प्रयोग कर सकता है, भारत रशिया के सैन्य ठिकानों का प्रयोग कर सकता है अपने अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए। इसके अलावा जब हम बंदरगाहों तक की पहुंच की बात करते हैं तो ये भारतीय और रूसी सैन्य प्लेटफॉर्म को एक दूसरे के बुनियादी ढांचे में क्या करा सकता है, प्रवेश करा सकता है। यानी कि हम एक दूसरे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जा सकेंगे, उसको यूज कर सकेंगे, उनमें जो भी अच्छी चीज होगी वो अपने देश में लागू कर सकेंगे। इसके अलावा रिफ्यूलिंग की बात हो, रिपेयरिंग की बात हो, सप्लाईज की बात हो, स्पेयर पार्ट्स की बात हो, इन केस कभी भी जरूरत पड़ती है तो दोनों ही देश इस तरह के लॉजिस्टिक के लिए एक दूसरे के सहयोग के रूप में खड़े रहेंगे। और जब हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज की, तो ये जो अब होगा, ये जो सारी प्रक्रियाएं होंगी या ये सारे जो काम किए जाएंगे, इनके लिए साथ के साथ पैसा नहीं देना होगा, यानी कि सीधे भुगतान के बजाय विनिमय के माध्यम से लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी। एक तरीके से देखा जाए कि आप उसका सामान तो यूज कर सकते हैं, लेकिन सामान का आपको तुरंत भुगतान नहीं करना पड़ेगा, आप उसे बाद में भुगतान कर सकते हैं या अपनी सेवा के हिसाब से भी उसका भुगतान कर सकते हैं। आगे चलेंगे, थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमने बात करी थी आर्कटिक सर्कल और हिंद महासागर की, तो जब भारत आर्कटिक सर्कल की ओर जाता है तो भारत की पहुंच यूरोप तक और आसानी से हो जाती है। इसके अलावा जब रशिया हिंद महासागर में प्रवेश करता है तो भारत और रशिया दोनों मिलकर चीन को यहां पर काउंटर कर सकते हैं। भारत और रशिया दोनों ही क्या कर सकते हैं, आराम से इस स्थिति को संभाल सकते हैं। हिंद महासागर में जो कह सकते हैं, हिंद महासागर में जिस भी प्रकार की गतिविधियां होती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के जहाज के आवाजाहन की में परेशानी की बात होती है या फिर इसमें कंट्रोल करने की बात होती है, तो यहां पर ये लोग आसानी से नजर रखते हैं। या फिर हम एक बात और भी समझ सकते हैं कि अगर भारत हिंद महासागर में अपनी रशिया के साथ मजबूत स्थिति रखता है तो वो आसानी से चाइना पर क्या कर सकता है, नजर रख सकता है। और इसके अलावा जब हम आर्कटिक सर्कल की बात करते हैं तो रशिया के उत्तरी इलाकों में, ठीक है, रशिया के उत्तरी इलाकों में यानी कि मुर्मांस्क और सेवरोमोर्स्क तक भी हमारी क्या हो सकती है, पहुंच हो सकती है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बात करते हैं भारत और रशिया के रिलेशंस की। तो रशिया भारत का
नया दोस्त नहीं है। रशिया और भारत के संबंध बहुत पुराने हैं। एक तरीके से देखा जाए तो भारत की जो आज़ादी है, भारत का जो संविधान है, उसमें भी रशियन जो मूल्य हैं, रशियन जो सिद्धांत हैं, उनको हमने अपने अंदर या अपने संविधान में अडॉप्ट किया है। जब हम बात करते हैं हमारे मूल कर्तव्यों की, तो वो भी हमने यूएसएसआर, जो उस समय का सोवियत संघ था, वहां के संविधान से लिए हैं। तो देखा जाए तो भारत और रशिया के संबंध नहीं है। 1947 में हम दोनों ही देशों के बीच में फाउंडेशनल पार्टनरशिप के रूप में आगे बढ़े थे। रशिया ने भारत का साथ दिया था। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है 1971 का शांति और मैत्री संधि, यानी कि ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, जो कि कमिटमेंट होता है ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के लिए। ये वही समय होता है, ये वही संधि होती है 1971 की, जब अमेरिका के द्वारा भारत पर हमला किया जा रहा था और रशिया के जहाजों ने आके हिंद महासागर में अमेरिका के जहाजों को रोका था। एक तरीके से देखा जाए तो यही वो संधि थी जिसने भारत को उस समय एक बहुत ही विपत्ति काल से बाहर निकाला था। यही वो संधि थी जब 1971 में भारत ने अपने आप मजबूत होकर रशिया के सहयोग से बांग्लादेश को आजाद कराया था। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 2000 की बात करते हैं। दोनों ही देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात शुरू हो जाती है और भारत में राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा होती है और इसी यात्रा के बाद यह तय किया जाता है कि दोनों ही देशों के द्वारा साल दर साल एक दूसरे के देश में यात्राएं की जाएंगी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री जब रशिया की यात्रा पर गए थे तो बहुत ज्यादा इसकी सुर्खियां बन गई थी, क्योंकि ये यात्रा यूक्रेन युद्ध के बाद की जा रही थी और वो भी उस समय की जा रही थी जब अमेरिका का लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था भारत के ऊपर, क्योंकि वो भारत से तेल परचेस कर रहा था। तो इसकी शुरुआत 2000 में ही की गई थी दोनों ही देशों के द्वारा। इसके बाद 2010 में विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी होती है, स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच में होती है, जो कि एक तरीके से एक हाईएस्ट डिप्लोमेसी का काम करती है। और फिर आ जाते हैं 2021 की। भारत जिस तरीके से क्वाड नेशंस के साथ 2+2 की वार्ता करता है, यानी कि रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों ही देशों की वार्ता होती है, ठीक उसी तरीके से 2+2 वार्ता भारत रशिया के साथ भी करता है। यानी कि भारत पहले जो 2+2 की जो वार्ता थी, जिसमें दोनों ही देशों के रक्षा मंत्री और दोनों ही देशों के विदेश मंत्री आपस में वार्तालाप करते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो भी यहां से शुरू की गई थी, जो 2031 तक लगातार चालू रहेगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बात करते हैं दोनों ही देशों ने आपस में क्या क्या काम किया है। तो जब हम भारत में बात करते हैं, रशिया की बात करते हैं, तो रशिया ने हमेशा ही हमारे एक बड़े भाई या एक अच्छे दोस्त की तरह हमारा साथ दिया है, चाहे वो स्पेस स्टेशन के बारे में हो या स्पेस जो फील्ड है उसके बारे में हो। अभी भी वर्तमान में गगनयान मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण रशिया की स्पेस एजेंसी के द्वारा ही किया जा रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह से आर्यभट्ट के समय में 1975 में रशिया ने हमारे लिए किया था। भारत आज भी ग्लोनास जैसी जो कह सकते हैं ग्लोनास जैसा जो नेविगेशन सिस्टम है उसका प्रयोग भारत के द्वारा किया जा रहा है। एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं तो भारत का कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो रशिया के सहयोग से ही बनाया गया था। इसके अलावा भारत 12 नए संयंत्रों के निर्माण पर भी बात कर रहा है रशिया के साथ। जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति के तौर पर देखा जाए तो यूएन के वो 5 परमानेंट मेंबर जिनके पास वीटो शक्ति है, हमेशा ही रशिया ने भारत को वहां पर वीटो शक्ति दिलाने या परमानेंट मेंबर के पक्ष में वोट डाला है। हमेशा ही भारत का पक्ष लिया है, चाहे वो पाकिस्तान के विवाद को लेकर हो, चाहे वो किसी अन्य विवाद को लेकर हो। इसके अलावा कश्मीर मुद्दा हो, स्थायी सीट हो, रशिया ने हमेशा भारत का साथ दिया है। अगर हम बात करें एससीओ ब्रिक्स में भी भारत का समर्थन करने वाला रशिया जो है हमेशा से प्रथम स्थान पर रहा है। एक सहयोग के रूप में हमेशा ही भारत का उसने साथ दिया है। जब हम सांस्कृतिक और आतंकवाद के विरोध की बात करते हैं तो नमस्ते रूस, योग दिवस और यूएनएससी जैसे जो
कन्वेंशंस होते हैं, यूएनएससी जैसी जो मीटिंग्स होती हैं, उसमें भारत का सहयोग भी हमेशा रशिया के द्वारा दिया गया है। लेकिन याद रखिएगा, भारत का सहयोग रशिया ने दिया है तो उसके बदले भारत ने भी हर कदम पर रशिया का साथ दिया है। जब रशिया को सभी देशों से बोल दिया गया था कि आप कहीं से भी व्यापार नहीं कर सकते हैं या आप रशिया का तेल नहीं खरीद सकते हैं, उस समय भारत ने अपने रुपये से खरीदा था रशिया का तेल। वही वजह बनती है भारत के ऊपर टैरिफ को इंपोज करवाने की। तो एक तरीके से देखा जाए तो दोस्ती दोनों ही देशों के द्वारा निभाई गई है और उसी का नतीजा है कि रेलॉस समझौता हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये रेलॉस समझौता इस समय अमेरिका के लिमुआ समझौता है उससे इसको कंपेयर करके देखा जा रहा है, लेकिन अभी जो लेमुआ समझौता है उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रेलॉस समझौता। जिस तरीके से भारत ने रशिया के साथ रेलॉस किया है, उसी तरीके से पैसिफिक रणनीति, क्वाड के एकीकरण, चीन के खिलाफ संतुलन स्थापित करने के लिए अमेरिका के साथ लेमुआ समझौता भी भारत के द्वारा किया गया था। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो स्थायी तैनाती और तेजी से बदलते सुरक्षा रणनीति को हिसाब से रेलॉस समझौता हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज की। ठीक है, अभी तक हमने देखा है कि भाई ये जो टॉपिक था रेलॉस जो समझौता था वो क्या था, लेकिन अब एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमारे लिए देखना जरूरी हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिसाइड करे हैं, हमने रखे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उन्हीं सभी पॉइंट्स के हिसाब से हो जाते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं और जो इस टॉपिक से रिलेवेंट होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेलॉस एग्रीमेंट ऑपरेशनलाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो यहां पर हमसे पूछा गया है कि रेलॉस का फुल फॉर्म क्या है, रेलॉस की फुल जो मतलब है वो क्या है। तो इसका मतलब होगा रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक के पारस्परिक आदान प्रदान का समझौता। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो होगा वो उसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इसे 2025 में ही साइन कर दिया गया था, लेकिन अप्रैल 2026 से ये क्या हो चुका है, लागू हो चुका है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रेलॉस समझौते पर दोनों ही देशों ने कब साइन किया था। तो याद रखिएगा फरवरी 2025 में साइन किया, फरवरी 2025 में इसको साइन कर दिया गया था, लेकिन इसको कब एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो किया जाएगा 2026 में। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं, अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि रेलॉस की फुल फॉर्म के अलावा किन दो देशों के बीच में हुआ है, तो रशिया और इंडिया का नाम याद रखिएगा। फायदा किसको किससे होने वाला है, तो भारत का आर्कटिक सर्कल पर पहुंच बढ़ाने में मदद मिलती है, ठीक उसी तरीके से रशिया को भी इंडियन ओशन में अपनी लॉजिस्टिक या अपनी रसद पहुंचाने में मदद मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेलॉस समझौते के तहत एक दूसरे के क्षेत्र में एक साथ कितने सैन्य कर्मियों, युद्धपोतों और विमानों की अधिकतम अनुमति है। तो यहां पर आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर रेलॉस समझौते के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण काम होने वाले हैं, या इसके अंतर्गत कितने क्रूप्स को या कितने सैनिकों को तैनात किया जाएगा। तो याद रखिएगा हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी, इसमें कितने सैनिक होंगे, 3000 सैनिक एक समय पर एक देश के दूसरे देश में रह सकते हैं। इसके अलावा पानी में भी 5 वॉरशिप या 5 युद्धपोत तैनात हो सकते हैं और 10 एयरक्राफ्ट भी यहां पर क्या हो सकते हैं, तैनात हो सकते हैं। याद रखिएगा इसकी जो वैधता होगी वो 5 साल होगी, लेकिन इसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है और दोनों ही देश नकद भुगतान नहीं करेंगे बल्कि वस्तुओं के आदान प्रदान के द्वारा क्या करेंगे, अपने काम को पूरा करेंगे, इसकी प्रतिपूर्ति करेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बात करते हैं विच फाउंडेशन लॉजिस्टिक एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट
कॉरस्पॉन्ड कॉन्सेप्शनली टू रशियाज रेलॉस। तो रशिया के रेलॉस की तरह भारत का दूसरा जो यूएसए के साथ जो संबंध है या यूएसए के साथ जो समझौता हुआ है, लॉजिस्टिक समझौता, वो कौन सा है? तो वो कौन सा होगा? लेमोआ समझौता होगा। याद रखिएगा कौन सा होगा? लेमोआ ही क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब हम दोनों के कंपैरिजन की बात करते हैं तो यहाँ का जो रशिया के साथ हमारा लॉजिस्टिक समझौता है, लॉजिस्टिक जो एग्रीमेंट है, उसे क्या कहा जाएगा? उसे रिलॉस कहा जाता है, जबकि यूएसए के साथ इसको लेमोआ कहा जाता है। जब हम प्रतिबंधित खतरे की बात करते हैं, जब हम इसके कह सकते हैं सैंक्शन थ्रेट की बात करते हैं, तो अमेरिका के द्वारा कास्टा को इम्पोज किया जा सकता है, क्योंकि कास्टा उन देशों के ऊपर लगाया जाता है जो ईरान से, उत्तर कोरिया से और रशिया से व्यापार करते हैं। भारत के ऊपर हमेशा से ही यह खतरा मंडराता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो अमेरिका भारत के ऊपर भी कास्ता लगा दे, और अगर भारत के ऊपर कास्ता लग जाता है तो भारत को भी बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो एक तरीके से देखा जाए तब कास्ता यहाँ पे क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसके टारगेट में हमेशा भारत रहता है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत और रूस संबंधों को आधिकारिक तौर पर विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी में किस साल उन्नत किया गया था? तो इनकी स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कब लागू की गई थी? तो ये कब की गई थी? 2010 में की गई थी। याद रखिएगा, ठीक है, 2010 में याद रखिएगा। 1971 में पीस जो ट्रीटी है वो होती है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2000 में होती है, स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड जो पार्टनरशिप है वो 2010 में होती है, और 2021 से 10 सालों के लिए सुरक्षा समझौता भी दोनों ही देशों के बीच में किया जाता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है कि दोनों ही देशों के बीच में, भारत और रूस के बीच संयुक्त त्रिसेवा सैन्य अभ्यास और रूस की उपग्रह नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है? तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना। यहाँ पे है, व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट ट्राई सर्विस मिलिट्री? ट्राई सर्विस मिलिट्री यानी कि तीनों ही सेनाओं के मिलिट्री अभ्यास को क्या कहते हैं? और साथ ही साथ यहाँ पर पूछा गया है इंडिया और रशिया के बारे में। ठीक है, रशिया के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इन दोनों के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है उसे इंदिरा कहा जाता है। ठीक है, इंड से याद रखना इंडिया और आर से याद रखना रशिया, और दूसरा हम बात करते हैं इसके नेविगेशन सिस्टम की, तो उसे कहा जाता है ग्लोनास। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को भी। जब हम बात करते हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स यहां पर देख लेते हैं, तो भारत का आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च किया गया था सोयास से, जो गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों का भी यहाँ पे क्या किया जा रहा है? प्रशिक्षण किया जा रहा है। किसके द्वारा? रशिया के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने अगले करंट अफेयर की, जो हमारा संबंधित है हमारे सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्ट पावर से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी हाल ही में भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, भारत की मिनिस्ट्री के द्वारा विश्व सूत्र को लॉन्च किया गया है, जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, परंपरा, कूटनीति और वैश्विक फैशन के संगम को देखते हैं, हम बात करते हैं, तो ये हमारे डिप्लोमेसी के लिए, सॉफ्ट पावर के लिए एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसको कब लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा 67, ठीक है, 61वां फेमिना मिस इंडिया लॉन्च किया, फेमिना मिस इंडिया आयोजित किया जा रहा था। कहां पर? भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहा था, जिसके ओपनिंग राउंड में, पेजेंट के ओपनिंग राउंड में इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य जरूर याद रखिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव है रीचिंग ए यंगर ग्लोबल डेमोग्राफिक, युवा और वैश्विक दर्शकों तक पहुंच बढ़ाना भारत के टेक्सटाइल की। यह यहां पर क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है इसका उद्देश्य या इसका ऑब्जेक्टिव। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। तो वस्त्र मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा लॉन्च किया गया ये पहल है, और उसके भी अंतर्गत याद रखना ये डेवलपमेंट ऑफ कमिश्नर, ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कमिश्नर हैंडलूम्स के द्वारा लॉन्च किया गया ये पहल है। इसके द्वारा होगा क्या? तो ये एकेडमिक और क्रिएटिव पार्टनर के रूप में साझेदारी होगी, यानी कि एक दूसरे के जो क्रिएटिविटी है वो दूसरे देशों तक
पहुंचाई जा सकती है। इसके अलावा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान इसको और अच्छे से डिजाइन और आइडियाज प्रोवाइड कराएगी, जिससे अपने टेक्सटाइल को हम क्या कर सकते हैं, दूसरे देश में बनाकर भेज सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा अभी तक भारत क्या कर रहा था, अभी तक भारत कच्चा माल बना रहा था। अभी तक भारत ने जो जोर दिया था वो बने हुए कपड़े के बजाय कपड़ा होता है उसको दिया था। लेकिन अब भारत क्या करना चाह रहा है, अब भारत एकदम शुरुआत से लेके अंत तक, यानी कि बीज से लेके कपड़े तक की शुरुआत यहां पर करना चाह रहा है, जिसको लेकर इस पहल को लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत 30-30 ढांचा या 30-30 फ्रेमवर्क की भी बात की जा रही है, जिसका मतलब होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है 30 डिस्ट्रिक्ट इंडिया वेव्स की, यानी कि 30 विशिष्ट भारतीय बुनाइयों की बात की जाती है, भारतीय जो डिजाइन्स हैं उनकी बात की जाती है। यानी कि यहां पर 30 राज्यों का प्रतिनिधित्व यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये मत दिमाग लगाइएगा कि मैडम 28 राज्य होते हैं तो 30 कैसे हो गए, तो वो भी हम बात करेंगे। लेकिन याद रखिएगा यहां पर हम राज्यों की संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम कला की बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं उन क्षेत्रों की जो कह सकते हैं पारंपरिक बुनाई है, पारंपरिक डिजाइन है उनकी। ठीक है, इसके अलावा यहां पर 30 वैश्विक प्रेरणाओं की भी बात की जा रही है। विभिन्न देशों के सांस्कृतिक जो तत्व होंगे वो अपने देशों से जोड़कर हम क्या करेंगे, उसको इन्वॉल्व करेंगे, उन दोनों को मिलाएंगे और उसके बाद हम आधुनिक वैश्विक डिजाइन भाषा या मॉडर्न ग्लोबल डिजाइन को प्रस्तुत करेंगे। यानी कि एक तरीके से देखिएगा कि भारत की जो कांचीवरम साड़ी है, कांचीपुरम जो साड़ी है, उस साड़ी को या उस कांचीपुरम कपड़े को अगर हम बात करें किसी दूसरे देश की डिजाइन के साथ जोड़कर देखें तो वो क्या बन जाएगा, आज का ग्लोबल फैशन के रूप में जाना जाएगा। तो यही बात यहां पर भी कही जा रही है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं भारतीय शिल्प कौशल और अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य शास्त्र की। तो यहां पर कुछ पॉइंट भी बताए गए हैं जिनको जोड़कर भी हम क्या कर सकते हैं, फाइनल फैशन या फाइनल जो हमारा परिणाम होगा, जो रिजल्ट होगा वो हम दिखा सकते हैं। जैसे ओडिशा इकत, जो ओडिशा का कपड़ा है इकत, उसको अगर हम ग्रीक डिजाइन दे दें, ग्रीक फॉर्म में जो डिजाइन्स होती हैं, जहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो चार्ट सा बनाई दे रहा है, डिजाइन जो दिखाई दे रही है, अगर हम इस तरीके से इसको परफॉर्म करते हैं तो एक बेहद सुंदर जो हमारा रिजल्ट है वो निकल कर आ सकता है। इसके अलावा हम कांचीपुरम जो साड़ियां होती हैं उसको नॉर्वे लाइंस में या जिस तरीके की ये जो लाइंस है इसको लगाते हैं तो ये आज का आधुनिक फैशन या ग्लोबल फैशन बन जाता है। मूंगा सिल्क की बात करते हैं तो मिस्र के एलिमेंट को जोड़कर यहां हम इस तरीके से इसकी डिजाइन बना सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय कपड़ा, भारतीय डिजाइनों को यूज करके, भारतीय कपड़े को यूज करके अन्य देशों के सहयोग से, अन्य देशों की जो डिजाइन है उनको अडॉप्ट करके हम क्या करेंगे, ग्लोबल फैशन या नया फैशन यहां पर हम बनाएंगे। उसी पहल का ये क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इसमें हम देखते हैं, ठीक है, इसमें हम देखते हैं तो ये एक उदाहरण के रूप में भी दिखाया गया है कि जो मिस इंडिया थी जिन्होंने गोवा के कुनबी बुनाई को एक अंतरराष्ट्रीय सिलहुट में प्रस्तुत किया, तो ये जो विजेता थी साध्वी सतीश सैल, उन्होंने कुछ इस तरीके की स्कर्ट पहनी थी। जो ये स्कर्ट थी, इसकी जो डिजाइन थी, जो कपड़ा था, वो कुनबी बुनाई गोवा से रिलेटेड था। उसका जो ओरिजिन था वो कुनबी वेव से रिलेटेड था, जो गोवा से संबंध रखती है। इसका अगर हम सिंबलाइज की बात करते हैं, ये किस चीज का प्रतीक होती है, तो ये परिवार और बीज, फैमिली और सीड का ये जो प्रतीक होती है। और जो स्कर्ट है वो एक तरीके से देखा जाए तो यूरोपियन देशों द्वारा, मध्य यूरोपियन देशों के द्वारा बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है इंडो वेस्टर्न जो फॉर्म है या इंडो वेस्टर्न जो डिजाइन है वो यहां पर प्रदर्शित की गई है। एक एग्जाम्पल के रूप में आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं कि हमें इन चीजों की जरूरत क्या पड़ी। तो जरूरत बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम इस तरीके से काम करते हैं तो ग्लोबली हम भारत की संस्कृति को दूसरे देशों तक पहुंचा सकते हैं। भारत के कपड़े को, भारत की जो डिजाइन्स हैं, भारत का जो टेक्सटाइल है उसे हम दूसरे देशों तक पहुंचा सकते हैं। बने बनाए कपड़ों को दूसरे देशों में बेचेंगे तो हमारे देश में भी रोजगार जनेगा, रोजगार पैदा होगा, हम बहुत ज्यादा और क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। जब हम बात करते हैं तो इससे एम्पावरमेंट आएगा,
रहेगा, लाखों बुनकर जो बुनकर होते हैं, लाखों जो वेवर्स होते हैं, उनका क्या होगा, उनको फायदा होगा, वो सशक्त होंगे। खास तौर पे जो महिलाएं होती हैं जिन्हें बहुत ज्यादा काम करने की परमिशन नहीं होती है, लेकिन अगर वो इस तरह से काम करती हैं तो भविष्य में उनके लिए क्या होगा, एक बेहतर विकल्प प्रस्तुत होगा। इसके अलावा इकोनॉमिक विएबिलिटी या व्यवहार्यता की बात करें तो पारंपरिक कौशल को लाभदायक यहां से बनाया जा सकता है। और साथ ही साथ हम बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए नए अवसर, हम नई अपॉर्चुनिटी को खोज सकते हैं। इस तरह के प्रयोग करके हम ग्लोबली अपॉर्चुनिटी को क्या कर सकते हैं, आसानी से खोज सकते हैं। ये यहाँ का क्या हो जाता है, विशेष उद्देश्य हो जाता है। लेकिन ये उद्देश्य आज का नहीं है। इससे पहले नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब पीएम मित्र योजना शुरू की गई थी, जब पीएम मित्र के बारे में बताया गया था, तब उन्होंने कहा था कि हमें फार्म से लेके फॉरेन तक को आगे बढ़ाना है। इन्होंने 5F की बात करी थी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें पहला F होता है फार्म, दूसरा है फाइबर, यानी कि खेत से हम क्या करेंगे, बीज बोएंगे, बीज से हम क्या करेंगे, फाइबर या रेशा निकालेंगे, उसको हम क्या करेंगे, फैक्ट्री में भेजेंगे, फैक्ट्री में क्या करेंगे, फैशन के कपड़े बनाएंगे और उस फैशन को क्या करेंगे, हम विदेशों में उसको एक्सपोर्ट करेंगे, विदेशों में उसको हम बेचेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो कच्चे माल के उत्पादन से लेकर अंतरराष्ट्रीय बाजारों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को यहां पर दर्शाया गया है। आगे चलेंगे, बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं जिनको देख लेते हैं कि अगर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनता है तो कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन 1 है कि निम्नलिखित में से किन संस्थानों ने संयुक्त रूप से विश्व सूत्र डिजाइन हथकरघा संग्रहालय को या संग्रह को विकसित किया है। तो किसके द्वारा विकसित किया गया है, यह पूछा गया है। तो यह किया गया है किसके द्वारा, यह है, ठीक है, विकास आयुक्त कार्यालय हथकरघा और निफ्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा, डेवलपमेंट कमिश्नर जो है हैंडलूम, उनके द्वारा और निफ्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये दोनों मिलकर इस पर काम करने वाले हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व सूत्र हथकरघा संग्रह ने किस प्रमुख कार्यक्रम में अपना वैश्विक डेब्यू या पहला प्रदर्शन किया था? सीधी सी बात है, भारत में ने किस आयोजन में इसको पहली बार लॉन्च किया है? तो ये किया था 61st फेमिन मिस इंडिया भुवनेश्वर के अंतर्गत। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, विश्व सूत्र पहल में 30+30 ढांचा क्या दिखाता है? तो ये क्या दिखाता है, तो ये दिखाता है आपका 30 विभिन्न देशों के सौंदर्य शास्त्र से 30 भारतीय राज्यों की बुनाई। तो सीधी सी बात है, भारत की 30 बुनकरों की जो कला होगी वो 30 देशों के साथ जुड़कर क्या बन जाएगी, ग्लोबल फैशन के रूप में जानी जाएगी, ये बताता है। थोड़ा और आगे चलते हैं, चौथे नंबर के क्वेश्चन पर देख लेते हैं। तो 61वीं फेमिना मिस इंडिया की विजेता कुंभी बुनाई पहनी थी, जो कि किससे रिलेटेड है, या मध्य एशिया स्कर्ट के रूप में फिर से डिजाइन की गई। कुंभी बुनाई किस राज्य से उत्पन्न होती है और ये किसका प्रतीक है, ये पूछा गया है, जो कि हमने क्या किया था, अपने क्वेश्चन में भी, अपने जो कंटेंट था उसमें भी डिस्कस किया था। तो ये किससे रिलेटेड है, ये गोवा से रिलेटेड है। और गोवा में भी जो ये सिंबलाइज करती है, ये बीज और फैमिली को, फैमिली और जो सीड ऑफ फैमिली है उसको क्या करती है, सिंबलाइज करती है। आगे चलेंगे, बात करते हैं इसी से रिलेटेड कि प्रधानमंत्री के द्वारा 5F कौन कौन से थे। तो याद रखना, सबसे पहले फार्म की बात आती है, फिर आती है आपके फाइबर की बात आती है, फैक्ट्री की बात आती है, फैशन की बात आती है, फॉरेन की बात आती है। यानी कि हम बात कर रहे हैं ऑप्शन बी की, जिसमें फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन की हम बात करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे। और आपका क्वेश्चन है कि पटोला और कांचीपुरम की जो बुनाई है वो किन देशों से ज्यादा हमको प्रेरित देखनी पड़ती है, किन देशों से प्रेरित होती है? तो याद रखिएगा, स्पेन और नॉर्वे से रिलेटेड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब चलते हैं आगे और अपनी बात करते हैं तीसरे करंट अफेयर की। हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले जब क्लास स्टार्ट करी थी कि हिस्ट्री को हम करंट अफेयर में हमेशा छोड़ देते हैं कि करे हिस्ट्री से क्या ही करंट बनेगी, लेकिन हिस्ट्री से भी करंट बन सकती है, क्योंकि भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क बनाया गया है लद्दाख में। जब भी हम करंट अफेयर की बात करते हैं तो हमारे अगर करंट में कहीं से भी फर्स्ट आ रहा है या फिर वुमेन आ रहा है,
ठीक है, तो उसको क्या करना है, हमें स्पेशली याद रखना है। तो पहला और महिला कहीं भी दिख जाएगा तो याद रख लेना है। और ये भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क है जो लद्दाख में बनाया गया है, लद्दाख में उद्घाटित हुआ है, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पेट्रोग्लिफ क्या हो जाता है, पेट्रोग्लिफ क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर ये कहां पर स्थापित किया गया है। तो ये लद्दाख में स्थापित है और इसका उद्घाटन किया गया था उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के द्वारा। सिंधु नदी के तट पर लद्दाख में इसको बनाया गया है। अगर हम बात करें इसको कब स्थापित किया गया है, तो विश्व धरोहर दिवस के रूप में, विश्व धरोहर दिवस के उपलक्ष्य में, विश्व धरोहर दिवस के समय इसको क्या किया गया था, इसको क्या किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, तो अनियंत्रित पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास के खतरे में जो सदियों से पुरानी पाषाण आकृतियां हैं उनका संरक्षण करना। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारे देश में बहुत पुरानी पुरानी आकृतियां हैं, बहुत सालों पुरानी, सदियों पुरानी हमारे देश में जो कलाकृतियां हैं, जो हमारे स्टोन्स के ऊपर, पत्थरों के ऊपर जो नक्काशी की गई है, उनको संजो कर रखना, उनका संरक्षण करना, इसका क्या हो जाता है, मेन उद्देश्य हो जाता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं कि आखिर पेट्रोग्लिफ होता क्या है। तो पेट्रोग्लिफ एक तरीके से देखा जाए तो पत्थर को काटकर, उसको तोड़कर, उस पे उकेरी गई जो आकृतियां होती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, पेट्रोग्लिफ कहा जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की रंगाई पुताई नहीं होती है, ये पत्थरों को ही काटकर बनाई जाती है। ये एक प्रागैतिहासिक आकृतियां या उनका प्रतीक के रूप में जानी जाती हैं। इसका निर्माण तकनीक क्या है, तो सतह को खुरचकर, ठोककर या उकेर कर बनाया जाता है। इसका ऐतिहासिक रिकॉर्ड की अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभ में जो मानव जीवन किस तरीके से रहता था, किस तरीके से माइग्रेट होता था, पारिस्थितिकी महत्वपूर्ण पुरातात्विक जो साक्ष्य थे वो हमको यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा ये आकृतियां जो हैं किसी भी प्रकार के आर्टिफिशियल मीडियम से नहीं बनाई जाती हैं, ये प्राकृतिक जो चट्टानें होती हैं उन्हीं को मॉडिफाई करके उन्हीं को ही काट पीट कर बनाया जाता है, जिनका संरक्षण करना इस पूरे पार्क का क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, एक होता है पेट्रोग्लिफ और एक होता है पिक्टोग्राफ। तो ये जो पार्क बनाया गया है ये पेट्रोग्लिफ पार्क बनाया गया है, पहला पार्क बनाया गया है जो कि क्या करता है, चट्टानों को सीधे खुरचकर या उसको उकेर कर बनाया जाता है। जबकि हम पिक्टोग्राफ की बात करते हैं तो चट्टानों की सतह पर रंग या पिगमेंट के द्वारा चित्रकारी की जाती है। इसका माध्यम की बात करें तो पत्थर के औजार या छेनी का हम लोग यूज करते हैं, मतलब उस समय के लोग यूज करते थे। और अगर हम बात करते हैं पिक्टोग्राफ की तो यहाँ पर प्राकृतिक रंगों का या नेचुरल जो कलर्स होते हैं उनका यूज किया जाता है। लद्दाख में जो है ये पूरे क्षेत्र में प्रागैतिहासिक काल के विशाल संग्रह के रूप में मौजूद है। उस समय की सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारी ऐसी पत्थर हैं जहां पर बहुत सारी ऐसी सभ्यता के साक्ष्य मिल रहे हैं, उनको संजोने का काम किया जा रहा है। जबकि हम पिक्टोग्राफ की बात करते हैं तो ये एक किसी भी पार्क का या एक तरीके से देखा जाए तो इससे रिलेटेड अभी कोई विषय नहीं प्रस्तुत किया है, लेकिन पेट्रोग्लिफ के बारे में हमें जानना जरूरी हो जाता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इन सभ्यताओं को अगर हम बचाकर रखते हैं तो उससे क्या होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें पता चलेगा कि आखिर हमारे पूर्वज कैसे थे, वहां की सभ्यता कैसी थी, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को संजो कर रखा था, उनका पतन कैसे हुआ, ये सभी सवालों के जवाब हमको मिल सकते हैं। इसके अलावा हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जब हम बात करते हैं, चाहे वो चीनी, अरब, संस्कृत या अन्य प्राचीन भाषाओं के जो शिलालेख होते हैं उनसे हमें पता चल सकता है कि हमारा जो क्रॉस वर्ल्ड ट्रेड था, जो हम अन्य देशों के साथ व्यापार करते थे, वो किस तरह से करते थे। इसके अलावा हम अपनी संस्कृति को क्या कर सकते हैं, संजो कर रख सकते हैं। चाहे बौद्ध संस्कृति के प्रतीक हो, स्तूप हो या जैन संस्कृति के जो साक्ष्य हैं, उन सभी से हम जान सकते हैं कि उस तत्कालीन समय पर क्या स्थिति रहती होगी या उस समय की संस्कृति कैसी होगी। इसके अलावा जो हम प्रारंभिक मानव की बात करते हैं, अर्ली ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं कि शिकार जब करने जाते थे तो वो किन पशुओं का शिकार करते थे, किन औजारों का प्रयोग करते थे, उन सभी के साक्ष्य भी हमको यहाँ से देखने को मिलते हैं। यानी कि जंगली जानवर और शिकार के दृश्य भी यहाँ पर बखूबी उकेरे गए हैं, जो हमको बताते हैं कि उस समय की सभ्यता अपने जीवन यापन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए क्या करती थी। ठीक है,
इसके अलावा हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम जानते हैं कि भारत इस समय बहुत ही हद तक डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारी चीजों को हमको तोड़ना फोड़ना भी पड़ता है, बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ रहा है, बहुत सारे पत्थरों को तोड़ना पड़ रहा है। और ऐसी सिचुएशन में भारत नहीं चाहता, या ये जो संस्थाएं ASI जो है वो नहीं चाहती है कि किसी भी प्रकार से प्राचीन सभ्यता के जो साक्ष्य हैं वो खत्म हो जाए या उनको किसी भी प्रकार से नुकसान हो। तो एक तरीके से देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो सड़क निर्माण और पहाड़ों से जो ब्लास्टिंग की जाती थी उनसे रोकने के लिए इसको बनाया गया है। उससे क्या किया जाएगा? सुरक्षित किया जाएगा। अनियंत्रित जो पर्यटन है, जो अनकंट्रोल जो टूरिज्म है, जो वहां जाते हैं, भीड़ भरे इलाके में जाते हैं, उसका मिसयूज करते हैं, उन जो सभ्यता के जो साक्ष्य हैं उनका मिसयूज करते हैं, उनको रोकना होगा। और साथ ही साथ जागरूकता बनाना होगा, अवेयरनेस दिखाना होगा, ऐतिहासिक महत्व के बारे में लोगों को समझाना होगा कि ये हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बात करते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पार्क की भूमिका की बात करें तो ये इन्हीं जो परेशानियां थी उन्हीं को संजोने के लिए, उन्हीं को सॉल्व करने के लिए बनाया गया ये पार्क है। एक तरीके से देखा जाए तो कंजर्वेशन पार्क का मतलब होता है संरक्षण किया जाएगा, यहाँ पर पहचान दी जाएगी संवेदनशील पड़े और अलग अलग स्थानों पर पड़े हुए जो कह सकते हैं पत्थर होंगे, जो साक्ष्य होंगे, उनको एक जगह लाया जाएगा। अगर हम बात करें स्थानांतरण की तो इन ऐतिहासिक चट्टानों को सुरक्षित रूप से पार्क में क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा और उसी से रिलेटेड उनका कंजर्वेशन और उनके बारे में एजुकेट या नॉलेज दी जाएगी। अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल के रूप में देखें तो सारनाथ जैसी जगह है जहां पर हमने देखा कि बौद्ध सभ्यता के बहुत सारे पत्थरों को, बौद्ध स्तूपों को लाकर वहां पे रखा गया था, जो साक्ष्य मिले थे, चाहे वो जैन धर्म से संबंधित हो, बौद्ध धर्म से संबंधित हो, हिंदू धर्म से संबंधित हो, जितनी भी मूर्तियां जमीन के अंदर से मिली थी उन सभी को संजो कर रखा गया है, जो बताता है, जो दिखाता है कि भारतीय सभ्यता जो प्राचीन सभ्यता थी वो कितनी ज्यादा क्रिएटिव थी, कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें वहां पर हमको देखने को मिल जाती हैं। ठीक उसी तरीके से ये भी 3 चरणीय संरक्षण के रूप में काम करेगा। ठीक है, आगे चलेंगे, बात करते हैं इसमें कौन कौन से लोग जिम्मेदार होंगे या किन के द्वारा इसको पूरा किया जाएगा। तो ये अभिलेखागार, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग जो है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्चिव, आर्कियोलॉजी और म्यूजियम लद्दाख के द्वारा इसको क्या किया जाएगा? प्रबंधन किया जाएगा। इसका जो लोकल मैनेजमेंट है, जो प्रशासनिक संरचना होगी, प्रशासनिक सहयोग होगी, वो इसके द्वारा किया जाएगा। और इसके साथ ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसको सहयोग दिया जाएगा, जो वैज्ञानिक संरक्षण और तकनीकी विशेषज्ञता के द्वारा ये दोनों ही आपस में सहयोग करके इस पार्क को क्या करेंगे? बनाए रखेंगे और इसका क्या कर सकते हैं? इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, बात करते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, भारत का पहला है तो ये तो हमको याद रखना है, कहां पर बनाए ये भी याद रखना है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, पेट्रोग्लिफ और पिक्टोग्राफ क्या होता है ये भी याद रखना है। विश्व धरोहर दिवस के बारे में याद रखिएगा कब होता है। और विशालतम संग्रहालय है, ये विशालतम संग्रहालय है, याद रखना, लद्दाख के दक्षिण और मध्य एशिया में प्रागैतिहासिक पाषाण काल का सबसे बड़े संग्रहालयों में से क्या है? ये एक है। ठीक है, आगे चलेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है, जिसकी आधारशिला किस अवसर पर रखी गई है? तो कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया गया है कहां पर? सिंधु घाटी पर, सिंधु घाटी लेह में, लद्दाख में किया गया है। और कब किया गया था? तो विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल 2026 पर यह क्या किया गया था? लॉन्च किया गया या इनॉग्रेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक पेट्रोग्लिफ और पिक्टोग्राफ के बीच मूलभूत पुरातात्विक अंतर क्या होता है? तो जब हम बात करते हैं पेट्रोग्लिफ की तो ये जो चट्टानें होती हैं उन पर उकेरी गई होती हैं, जबकि हम बात करते हैं पिक्टोग्राफ की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है? उस पर रंगे जाते हैं, उसको
पिक्टोग्राफ को चट्टानों पर रंगा जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब हम पेट्रोग्लिफ की बात करते हैं तो लद्दाख का रॉक आर्ट इसका क्या होगा, उदाहरण होगा। जब पिक्टोग्राफ की बात करते हैं तो भीमबेटका केव्स जो होती हैं, गुफाएं जो होती हैं, वो इसके उदाहरण के रूप में देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख के पेट्रोग्लिफ में स्नो लेपर्ड और आइबेक्स जैसे जानवरों के साथ किन प्राचीन लिपियों का विविध समूह उकेरा पाया गया है। तो वहां पर जो पत्थर में नक्काशी मिली है उसमें कुछ जानवर के अंश भी दिखाई दिए हैं, कुछ जानवरों की डिजाइन्स भी दिखी हैं जो कि कुछ प्रमुख लिपियों से संबंधित है। तो वो कौन सी लिपि है ये बतानी है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, चीनी, अरबी, संस्कृत और खरोष्टी ब्राह्मी लिपि का यहाँ पर क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जब हम रेशम मार्ग लद्दाख की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको शिकार के दृश्य देखने को मिले हैं, आइबेक्स, स्नो लेपर्ड और याक के। जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो व्यापार और प्रवास का जो प्रमाण मिलता है वो चाइनीज, सांस्कृतिक, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि से मिलता है। और जब हम बात करते हैं रिलीजियस फॉर्म की तो अर्ली बुद्धिस्ट जो स्तूप्स होते हैं वो भी यहाँ पर हमको देखने को मिल जाते हैं। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, नुब्रा घाटी का कौन सा स्थल 877 उकेरे गए शिलाखंडों के साथ लद्दाख का सबसे बड़ा रॉक आर्ट बनाता है। तो ये कौन सा बनाता है, मुर्गी बनाता है, याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय संरक्षित जो स्मारक है मुर्गी, वो यहाँ पर क्या बनाता है, बड़ा स्थल बनाता है। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने बात करी थी किन दो निकायों के द्वारा, किन दो संस्थाओं के द्वारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। तो वो कौन सा निकाय है, वो है आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अभिलेखागार पुरातत्व संग्रहालय विभाग लद्दाख। तो लद्दाख का जो डिपार्टमेंट है जो कि आपके अभिलेखागार और पुरातत्व से संबंधित है, वो वहां का प्रशासन देखेगा, वहां का संरक्षण करेगा और वैज्ञानिक नीति का काम देने का काम क्या करेगा, वैज्ञानिक सुझाव देने का काम कौन करेगा, वो करेगा एएसआई। ठीक है, तो हमने आज देखे हैं बहुत सारे, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं, बहुत सारे इन टॉपिक्स को बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करी है और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं उनको भी देखने की कोशिश करी है। तो चलिए साथियों, इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको एक सेशन कैसा लगा बताइएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।